वैक्सीन। वैक्सीन हम देते हैं बीमारी को रोकने के लिए। ये तब है जब बीमारी हो गई और दवा है। इट इज़ अ मेडिसिन विच इज़ टुडे डिक्लेयर्ड एज एंटी कोरोना। ये एंटी वायरल है कि नहीं ये मैं क्लेम नहीं करता हूँ, लेकिन ये बॉडी को प्रोटेक्ट कर रही है, ये मैं क्लेम कर सकता हूँ आज कंट्रोल्ड रेंडोमाइज कंट्रोल ट्रायल के बेसिस पर। सिस्टम से ये दवा बचा सकती है। जैसा कि आपने कहा कि आयुर्वेदा है, मैं इस बात से भी डिक्लाइन करता हूँ कि प्योर आयुर्वेदा अगर इसको कहा जाए तो मेरा ख्याल नया उचित नहीं होगा। इसमें आयुर्वेदा के हमने वो कंपोनेंट लिए हैं जिसमें मॉडर्न मेडिसिन में ने एलोपैथी ने उन कंपोनेंट्स पे कहीं ना कहीं स्टडी कर रखी है और वही इंग्रेडिएंट्स हमने लिए हैं, और इसमें छोटी मात्रा में एलोपैथी के विटामिन्स भी अवेलेबल हैं। इसीलिए हमने इस मेडिसिन को एलोवैदिक मेडिसिन का नाम दिया है। ये इफेक्टिव है, ये मैं नहीं, ट्रायल के रिजल्ट्स, 3 लेयर के रिजल्ट्स, लेवल 1 के एविडेंस बेस्ड रिजल्ट्स कह रहे हैं। और ये जो स्टडी है हमारी, ये ऑक्सफोर्ड क्राइटेरिया के हिसाब से इट इज़ अ एविडेंस ऑफ लेवल 1, इट इज़ एन एविडेंस ऑफ लेवल 1 इन मेडिकल साइंस। तो ये लेवल 1 का एविडेंस मैं आपके सामने रख रहा हूँ। ये मैं डिक्लेयर नहीं कर रहा हूँ, ये साइंस डिक्लेयर कर रही है कि दिस मेडिसिन इज इफेक्टिव अगेंस्ट कोरोना इन माइल्ड मॉडरेट सीवियर कैटेगरी, नॉट इन क्रिटिकल कैटेगरी, बिकॉज द स्टडी हैज नॉट बीन कंडक्टेड इन क्रिटिकल पेशेंट टिल डेट। देखिए, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है। सारे जो 60 पेशेंट्स में स्टडी की गई है उनको 2 आर्म में बांटा गया। एक आर्म था जिनमें मेडिसिन दी गई, एक आर्म था जिसमें मेडिसिन नहीं दी गई। यहाँ ये भी बताता चलूँ, जो कोमॉर्बिडिटीज़ थी वो 60% केसेस में आर्म 1 में पाई थी और 23% केसेस में आर्म बी में थी। तो फ़र्क यही हो गया, मतलब कोमॉर्बिडिटीज़ इंटरवेंशनल ग्रुप में ज़्यादा थी। 60% केसेस में या तो डायबिटीज़ थी, या हाइपरटेंशन था, या थायराइड की बीमारी थी, या कैंसर था, या हार्ट अटैक हो चुका था, इस तरह की बीमारियां थी। जबकि आर्म बी में, जिसमें दवा नहीं दी गई, उसमें केवल 23% केसेस में ही कोमॉर्बिडिटीज थी। अब इन सारे 60 पेशेंट्स को, चाहे वो आर्म ए के थे चाहे वो बी के थे, सारे पेशेंट्स को स्टैंडर्ड ऑफ केयर एलोपैथी में जो अवेलेबल है वो दी गई। इसका मतलब ये है कि इनको एंटीबायोटिक दिए गए, इनको एंटीकोआगुलेंट्स दिए गए, इनको हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन एज पर प्रोटोकॉल दी गई, इनको स्टीरॉइड्स भी दिए गए, इनको आवश्यकता पर ऑक्सीजन भी दी गई, आवश्यकता पर फिजियोथेरेपी भी की गई। ये सारे जो ट्रीटमेंट हैं जो एलोपैथी में अवेलेबल है वो सारे 60 पेशेंट्स को दिए गए। एक आर्म में ट्रीटमेंट के 30 हो गए आरएनबी के, और दूसरी आर्म में जो है वो जिनमें कैप्सूल तो एक ही तरह का मिला, लेकिन एक में ट्रीटमेंट था, आरएनबी थी, एक कैप्सूल में आरएनबी नहीं था, उसमें केवल शुगर थी। अब 4 पैरामीटर में स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस मिले। नंबर 1, 93% केसेस R1 में निगेटिव हो गए 6th डे में, जबकि 73% केसेस निगेटिव हुए RB में 6th डे में, और 12th डे में 100% निगेटिव हो गए RA में जिसमें ट्रीटमेंट दिया गया, और 90% निगेटिव हुए RB में जिसमें RNB नहीं दी गई। तो एक तो पैरामीटर यही डिफरेंट हो गया। फिर क्लिनिकल फीचर्स देखे गए। 8 क्लिनिकल फीचर्स जब हमने के रिजल्ट्स देखे और एक एक क्लिनिकल फीचर्स में स्टैटिस्टिक्स लगा के देखी गई, तो ये पाया गया कि आर्म ए में सिम्टम में इम्प्रूवमेंट हो गया 5.9 डेज में, आर्म बी में इम्प्रूवमेंट हुआ सिम्टम्स में 7.1 डेज में। इसके बाद हमने रेडियोलॉजिकल पैरामीटर्स देखा। एक्सरे में 89% इम्प्रूवमेंट मिला 12th डे पे आर्म ए में, और 57% इम्प्रूवमेंट मिला आर्म बी में। तो ये भी स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट था। इसके बाद प्लेटलेट, ब्लड का पैरामीटर जो देखा गया, ब्लड पैरामीटर में सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट मिला आर्म ए में, और नॉन सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट मिला आर्म बी में। मतलब ये भी डेटा स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट हो गया। मतलब आर्म ए में 43% इंडेक्स से 12 डेज में
80% इम्प्रूवमेंट हो गया प्लेटलेट्स में, और आर्म बी में जो है 28% से 75% ही हुआ। तो ये 4 पैरामीटर, RT-PCR नंबर 1, क्लिनिकल नंबर 2, एक्सरेज नंबर 3 and hematological platelet count number 4, these 4 factors have been found to be significantly different between two arms, the arm which was given RNB, the arm which was not given RNB, but all the patients received standard of care. So we have found 4 statistically significant differences between two arms. It immediately signifies that RNB in a randomized controlled single institutional trial of short recruitments, only 60 patients were recruited, number is short, but these have been found to be statistically significant. तो और जहाँ तक साइड इफेक्ट्स की बात है, हमने किडनी के फंक्शंस, लीवर के फंक्शंस, ब्लड के फंक्शंस, मसल के फंक्शंस में 9 से लेके 12-13 इन्वेस्टिगेशन करीब करवाए, वो सारे के सारे स्टेबल बने रहे। ये इससे सिद्ध होता है कि आरएनबी का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं मिला। अगला एक पैरामीटर होता है जो इम्यून मार्कर होता है, जिसको एलडीएच कहते हैं, उसमें भी सुधार मिला। एलडीएच जब बढ़ता जाता है तो मरीज का प्रोग्रेशन होता जाता है डेथ तक, लेकिन उसमें भी वो पैरामीटर भी डिक्रीज हुआ, दोनों ग्रुप में हुआ, लेकिन ट्रेंड जो है आरएनबी ग्रुप में ज़्यादा अच्छा मिला। वो स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट नहीं है, उसके लिए और बड़ी स्टडी साइड करनी पड़ेगी, तब पता चलेगा। लेकिन ये तय है कि इम्यूनिटी चूंकि ज़्यादा हुई, इसीलिए वो पैरामीटर स्टेबलाइज रहा। नहीं भी रहा तो डिजीज़ का प्रोग्रेशन नहीं हुआ। ये सिद्ध करता है कि इस दवा में इम्यूनिटी बूस्टिंग की भी कैपेसिटी है। आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है, एज फैक्टर और कोमार्बिडिटीज़। ये हमारी दूसरे जो रिव्यू स्टडीज़ हैं उनमें सब में एज फैक्टर और कोमार्बिडिटीज़ हैव सिग्निफिकेंट रोल। मतलब एज के साथ डेथ रेट बढ़ता है और कोमार्बिडिटीज़ के साथ डेथ रेट बढ़ता है, ये दुनिया भर में सिद्ध हो चुका है। लेकिन हमारी दोनों आर्म्स में हमने देखा कि हमारी कोमार्बिडिटीज़ जो है आर्म ए में 60% थी और आर्म बी में केवल 23% ही थी। उसके बाद भी रिजल्ट्स, और जहाँ तक एज की बात है, हमारा जो एल्डरली पेशेंट था वो 80 ईयर्स का था और 75 ईयर्स का था। तो 18 साल के ऊपर हमने इर्रेस्पेक्टिव ऑफ एज एंड सेक्स, ना हमने एज देखा, ना सेक्स देखा, ना कोमार्बिडिटीज़ देखी। रिजल्ट्स आपके सामने हैं।